हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे टारगेट गुरुकुल पे चैनल पे आपकी जो बीएनएस की लेक्चर सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है। पहला लेक्चर हम लोग ने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके पहले वो देख लें, देन आफ्टर लेक्चर 2 पे जंप करें तो आपको चीजें आसानी से और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। लेक्चर 2 आज का हमारा रहने वाला है, जिसमें हम डेफिनेशन क्लॉज एज वेल एज जनरल जो हमारे इंटरप्रिटेशन क्लॉज हैं वो भी हम देखने वाले हैं। जनरल एक्सेप्शंस भी हम देखने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि सेक्शन 1 तो हमने पूरा कंप्लीट किया था, जो एक्सटेंट और कमिटमेंट के बारे में बात करती है बीएनएस की। फिर कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम मैंने देखा था, या आप लोगों ने सबने देखा था। 4 इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम होते हैं। पहला ह्यूमन बीइंग, दूसरा मेंस रिया, तीसरा एक्टस रियस, फोर्थ इंजरी। ओके, उसके बाद हम लोगों ने 1 क्लॉज 6 मतलब कि 1 क्लॉज 1 से लेकर के 1 क्लॉज 6 तक जो है वो सारी चीजें कवर की थी। सेक्शन 2 जो डेफिनेशन क्लॉज है उसमें हम लोग ने डॉक्यूमेंट तक डिस्कस किया था, जो दस्तावेज है उनको भी डिस्कस किया था हमने। आज उसी के आगे जो हमारा डेफिनेशन क्लॉज है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ दस्तावेज तक हम लोग ने देखा था। आज हम बात करेंगे 2 क्लॉज 9 से। 2 क्लॉज 9 क्या है भाई? तो फ्रॉडुलेंटली 2 क्लॉज 9 जो बात करता है वो कपट पूर्वक या कपट पूर्ण की गई बातों के बारे में सेक्शन 2 क्लॉज 9 बोलता है कि कपट पूर्वक होता क्या है। तो फ्रॉडुलेंटली मीन्स डूइंग एनीथिंग विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। कह रहा है कि धोखाधड़ी का अर्थ ये है कि धोखा देने के इरादे से कुछ भी करना, लेकिन अन्यथा नहीं। मतलब धोखा देना इरादा होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि क्राइम के लिए एक आपका ऑफ इंटेंशन होना चाहिए, यानी कि मेंसरिया होना चाहिए। इसीलिए कपट जो किया जाता है, धोखाधड़ी, उसका इरादा सिर्फ और सिर्फ धोखा देना होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है ना। ये सेक्शन 2 क्लॉज 9 जो है बीएनएस का बताता है। फिर बात आती है जेंडर की। 210 में 2 क्लॉज 10 में जेंडर, जिसको हिंदी में हम लोग लिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो प्रोनाउन यूज किया गया है ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड फॉर एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर। ये ट्रांसजेंडर जो है ना, ये बीएनएस में नहीं था। ये किस में नहीं था? बीएनएस में, सॉरी बीएनएस में आ गया है। बीएनएस में आ गया है ये। आईपीसी में ये नहीं था। आईपीसी में नहीं था। ये याद कर लीजिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले जो आईपीसी में हम लोग जेंडर का डेफिनेशन पढ़ते थे उसमें कौन आता था? तो उसमें सिर्फ ही डिनोट करता था मेल और फीमेल को। लेकिन बीएनएस में एक अपडेशन हुआ है या अपग्रेडेशन हुआ है, वो हुआ है ट्रांसजेंडर इसमें ऐड करके। यहाँ ही का मतलब मेल भी है, फीमेल भी है और ट्रांसजेंडर भी है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे अब ये जो ट्रांसजेंडर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन स्टेट दैट द ट्रांसजेंडर शैल हैव द मीनिंग असाइन्ड इन सेक्शन। ट्रांसजेंडर का मीनिंग है और वो किसमें है? तो द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 में जो बनाया गया था, उसमें जो भी ट्रांसजेंडर का मतलब है, जो लोग ट्रांसजेंडर कंसीडर किया जाता है, सेम उसी तरह भी बीएनएस में जेंडर का जो डेफिनेशन क्लॉज है उसमें ट्रांसजेंडर दिया गया है, उन्हीं को समझा जाएगा, जिसको 2019 का जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन राइट एक्ट है जिसको बताया गया है, उसी को ट्रांसजेंडर समझा जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन क्लॉज है वो क्लॉज है गुड फेथ, यानी 2 क्लॉज 11। गुड फेथ मतलब अच्छी सद्भावना, सद्भावना में किया गया काम। ओके, नथिंग इज सेड टू बी और डन or believed in good faith which is done or believed without due care and attention। कह रहा है कि किसी भी कार्य को अच्छे विश्वास में करने या विश्वास करने के लिए नहीं कहा जा सकता जो उचित देखभाल और ध्यान के बिना किया गया विश्वास हो। अब यहाँ देखिए,
गुड फेथ का मतलब यही होता है कि आप उसको ड्यू केयर के साथ करो और गुड फेथ में करो। दिया है ना कि अगर आपको ये समझा जाता है कि आपने अपना काम ड्यू केयर यानी कि सावधानी बरतते हुए किया है और ध्यान देते हुए किया है, अटेंशन के साथ किया है, तो उस काम को गुड फेथ समझेंगे। और अगर किसी काम में ये गुड ड्यू केयर और अटेंशन नहीं है तो वो कार्य गुड फेथ में किया हुआ नहीं समझा जाएगा। ये डेफिनेशन क्लॉज बोलता है। ठीक है, 2 क्लॉज 11। अब होता है हार्बर। हार्बर का मतलब क्या होता है? किसी को पनाह देना, ठीक है ना, किसी अपराधी को अपने घर में या फिर अपने किसी भी प्रेमाइसेस में पनाह देना, उसको ऐड करना, उसकी सहायता करना हार्बरिंग कहलाता है या हार्बर कहलाता है। देखिए, हार्बर में किसी व्यक्ति को आश्रय देते हैं, आप भोजन देते हैं, पेय पदार्थ देते हैं, धन देते हैं, कपड़े देते हैं, हथियार देते हैं, या गोला बारूद या वाहन के साधन की आपूर्ति जो करते हैं, आप प्रदान करते हैं, या आशंका से बचने के लिए किसी भी माध्यम से किसी व्यक्ति की सहायता करना शामिल है, चाहे वो इस खंड में बताए गए समान प्रकार का हो या नहीं हो। मान लो कि कोई अक्यूज्ड है, ठीक है, जिसको पुलिस जो है वो ढूंढ रही है, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो? बचा रहे हो। ठीक है, आप उसका नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, पता तो नहीं बता रहे हो, लेकिन उसको आप सपोर्ट कर रहे हो। किस क्या? अपने घर में पनाह दे करके, ठीक है, उसको कपड़े, उसको खाना, उसका पेय पदार्थ दे करके हर तरीके से उसको क्या कर रहे हो? आप सपोर्ट कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो इसके लिए भी वैसा व्यक्ति जो किसी अपराधी को शह देता है, आश्रय देता है या हेल्प करता है, खाना प्रोवाइड कराता है, और भी भिन्न तरह की अभिन्न जितनी भी भिन्न तरह की सहायता हो सकती है वो देता है, तो वो व्यक्ति जो सहायता कर रहा है वो भी लायबल है किसके लिए? पनिशमेंट के लिए। ये हार्बर में आपके बताया गया है 2 क्लॉज 13 के। ओके, हार्बरिंग उसी को कहते हैं। इंजरी। इंजरी क्या होता है भाई? इंजरी का मतलब चोट होता है। चोट का अर्थ किसी भी व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को अवैध रूप से पहुंचाई गई कोई भी क्षति। मतलब इंजरी मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा हार्म जो किया गया हो इलीगली, मतलब लीगल तरीके से नहीं। अब ऐसा नहीं कि पुलिस वाले 2 डंडे किसी को मार रहे हैं, मान लो कि रोड पे कोई गाली गलौज या फिर झगड़ा कर रहा है, पब्लिक को इनकन्वीनियंस हो रहा है वहां से आने जाने में, और वो 2 लाठी उसको लगा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंजरी पहुंचाया तो वो गलत किया, वो इलीगल इंजरी नहीं कहलाएगी। ठीक है ना। लेकिन इलीगल इंजरी क्या हो गई? ऐसी इंजरी जो इलीगल हो, आप उस चीज को करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं हो, आप उस चीज को कर रहे हो। मान लो सामने से कोई व्यक्ति जा रहा है, उसको आप पकड़ लिए और 2-4 थप्पड़ मार दिए, तो क्या ये लीगल इंजरी है? नहीं, ये इलीगल इंजरी है। तो वही कह रहा है कि ऐसी कोई भी काम या ऐसा कोई भी चोट किसी भी व्यक्ति के शरीर, मन, मतलब चोट का मतलब सिर्फ शरीर पे नहीं होता है, चोट का मतलब मन पे भी, चोट मतलब प्रतिष्ठा, मान सम्मान पे भी, या संपत्ति पे भी किसी तरह की इंजरी जो है अगर अवैध रूप से करी जा रही है या पहुंचाई जा रही है तो उसको क्षति यानी इंजरी कंसीडर किया जाएगा। ये 2 क्लॉज 14 है। ठीक है। इंजरी कैसी होनी चाहिए? तो एक शरीर पे भी यानी फिजिकल इंजरी, दूसरी मन की इंजरी, ठीक है ना, मतलब पर्सन, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की इंजरी अगर होगी इन सारी चीजों पे तो वो चीज इंजरी कंसीडर होगा। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है 2 क्लॉज 15 जो बात करता है इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू, मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा करने के लिए अवैध और कानूनी रूप से बाध्य व्यक्ति, कोई भी ऐसा काम है इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू, कोई भी ऐसा काम है जो व्यक्ति उसको करने के लिए बाउंड है, बाध्यकारी है, वो क्या होता है? देखो, अवैध शब्द जो है, द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कह रहा है कि इलीगल का मतलब वो हर चीज इलीगल है जो ऑफेंस बताई गई है बीएनएस में, ठीक है, और जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है वो क्या है? इलीगल है। which furnishes ground for civil action and a person is said to be legally bound to do whatever it is illegal to in him to omit। अब यहां देखो, एक हमारे में जब आप पढ़ते थे
आईपीसी तो उसमें एक्ट और ओमिशन एक सेक्शन 33 में आपको मिलता था, जिसमें एक्ट और ओमिशन के बारे में बताया जाता है। यहाँ इलीगल और लीगली बाउंड टू डू क्या है वो हम देख ले। इलीगल वो हर एक काम होता है, ध्यान से देखिएगा। इलीगल जो वर्ड है वो किस पे एप्लीकेबल है, तो कोई भी ऐसा काम आप कर रहे हो जो ऑफेंस बताया गया है इस बीएनएस में, या फिर कोई भी ऐसा काम आप कर रहे हो यानी एक्ट आप कर रहे हो जो प्रोहिबिटेड बताया गया है इस बीएनएस में, वो काम क्या होगा, वो चीज इलीगल होगा। ठीक है, यहां तक एक क्लॉज हमारा खत्म हो गया। अब ओमिशन की बात, मतलब आप लीगली बाउंड हो उस चीज करने के लिए। मान लो कोई ऑफिसर वो लीगली बाउंड है किसी काम करने के लिए, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, अपने काम में चूक रहा है वो, तो वो भी क्या है, एक ऑफेंस है अंडर बीएनएस। तो वही दूसरा क्लॉज अब स्टार्ट हो रहा है, which furnishes the ground of civil action and a person is said to be लीगली बाउंड टू डू, ऐसा हर एक व्यक्ति लीगली बाउंड टू डू कहलाता है वॉट एवर इज इलीगल इन हिम टू इमिट, जो अपने काम करने में चूक करता है और काम में चूक करना उसका इलीगल माना जाता है। मान लो एक ऑफिसर का काम है कि सही से चीजों को, फाइल को निपटारा करना, लेकिन उसमें वो अपना काम ढंग से कर नहीं रहा है या फिर उस फाइल पे वर्क कर ही नहीं रहा है, वो आज के बाद डेट के डेट टालता जा रहा है या फिर ऐसा कोई काम कर रहा है, फाइल को रोक के रखा है, ये क्या है, इलीगल काम है। ठीक है, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो एक्ट कर रहा है जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, और ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने काम को जो उसको असाइन किया गया है और लीगली बाउंड है उस काम को करने के लिए, उस काम को करने में चूक कर रहा है, तो वो व्यक्ति भी क्या होगा, वो व्यक्ति भी ऑफेंस कर रहा है अंडर बीएनएस। तो ऐसा काम जो इलीगल है और ऐसा काम जो लीगली बाउंड है कोई करने के लिए व्यक्ति, वो अपना काम नहीं कर रहा है और यहाँ पे लॉ के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, लॉ में जो मना किया गया है वो काम कर रहा है, तो ये दोनों चीज जो है ये भी पनिशेबल होंगी। ओके, दोनों का मतलब आपको समझ में आया होगा। अब जज, यहाँ पे जज क्या है, कोर्ट मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी। अब हम बात करेंगे जज की। जज का मतलब क्या है, जज मीन्स अ पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज द जज एंड इंक्लूड्स अ पर्सन। अब यहाँ देखो, जज कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको डेजिग्नेट किया गया हो या जिसको आधिकारिक तौर पर न्याय करने के लिए रखा गया हो। जज वो व्यक्ति है जिसको आधिकारिक तौर पर न्याय करने का काम सौंपा गया है। ओके, अब नीचे जितने भी क्लॉजेस हैं, जितने भी बातें बताई गई हैं, जितने भी लोगों के बारे में, वो सब जज कंसीडर होते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव एनी लीगल प्रोसीडिंग, सिविल और क्रिमिनल, अ definitive judgment or a judgment which if not appealed against would be definitive, or judgment which if confirmed by some other authority would be definitive। कह रहा है कि ऐसा हर एक व्यक्ति जिसे भी कानूनी कार्रवाई या नागरिक आपराधिक में ऐसे निर्णय लेने का या निर्णय देने के लिए सशक्त उसको बनाया गया है, चाहे वो लीगल प्रोसीडिंग हो, कानूनी कार्रवाई हो, चाहे वो सिविल कार्रवाई हो, चाहे वो सिविल नेचर का हो, उसमें अगर किसी भी व्यक्ति को आधिकारिक तौर पे उस केस में न्याय करने के लिए अपॉइंट किया गया है, उसको जज कंसीडर करा जाएगा। नेक्स्ट जो है क्या कह रहा है कि हु इज वन ऑफ द बॉडी ऑफ अ पर्सन, विच बॉडी ऑफ पर्सन इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच जजमेंट। कह रहा है कि ऐसा कोई भी अगर ग्रुप ऑफ बॉडी, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बनाया गया है जो किसी भी निकाय या व्यक्तियों में से एक है, व्यक्तियों का इस निकाय को निर्णय देने के लिए कानून सख्त बनाया। अब यहाँ पे देखो, बहुत ज्यादा ऐसे जगह होती हैं जहां पे कोई कंपटीशन हो रहा हो या फिर मीडिएशन वाला काम होता है, ठीक है ना, वहां पे किन्हीं व्यक्तियों को जज करने के लिए जो है चीजों को रखा जाता है। जैसे आप रियलिटी शो भी देखते हो, उसमें जजेस का एक पैनल बना दिया जाता है, ठीक है ना, हालांकि कोर्ट कचहरी वाला जज नहीं है, लेकिन किन्हीं व्यक्तियों को ऑथोराइज्ड किया गया है कि आप इसमें न्याय देंगे, जो भी प्रक्रिया चल रही है इसमें आप न्याय दोगे, तो वो भी व्यक्ति क्या कंसिडर कहलाएगा, जज कहलाएगा। वैसा बॉडी या ग्रुप ऑफ बॉडी, बॉडी ऑफ पर्सन, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे बात कर रहा है मंथ एंड ईयर ऑफ द कैलेंडर, 2 क्लॉज 20। कह रहा है कि द वर्ड जो मंथ है या ईयर है, इसको कब से, ग्रिगोरियन जो कैलेंडर है, ठीक है, ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है उसके अकॉर्डिंग मंथ एंड ईयर हम लोग देखेंगे। 2 क्लॉज 20 में ये बात करी गई है।
फिर बात आ जाती है मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब चल संपत्ति। ऐसी संपत्ति जो इमूवेबल नहीं है वो मूवेबल है, वही कहेगा। देखिए, मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी एंड एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट, किसको छोड़ करके, लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ और परमानेंटली फैशन्ड टू एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द अर्थ। कह रहा है कि चल संपत्ति क्या है, तो हर एक डिस्क्रिप्शन की संपत्ति जो है वो चल संपत्ति है, लेकिन किसको छोड़ करके, केवल लैंड को छोड़ करके, बिल्डिंग को छोड़ करके, और ऐसा कोई चीज जो अर्थ से अटैच्ड है, वो उन सारी चीजों को छोड़ करके सब जो चीजें बचती है वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आती है। ये किस में बताया गया है, 2 क्लॉज 21 में। नेक्स्ट, ऑफेंस क्या है ये हमको देखना जरूरी है। ऑफेंस 2 क्लॉज 24 में बताया गया है। इसमें क्या हो रहा है, ऑफेंस मींस एनीथिंग, ऑफेंस मींस एनीथिंग जो इस संहिता में पनिशेबल है एक्सेप्ट इन चैप्टर and section mentioned in 2 clause 24a and 2 clause 24b। कह रहा है कि हर एक चीज अपराध है। ऑफेंस मींस एनीथिंग जो इस बीएनएस में पनिशेबल बताया गया है वो हर एक चीज क्या है, अपराध है, ऑफेंस है। लेकिन किस सेक्शन को छोड़ करके, सेक्शन 2 क्लॉज 24 सब क्लॉज ए को और 2 क्लॉज 24 सब क्लॉज बी को छोड़ करके। अब वो क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। सेक्शन 2 क्लॉज 24a प्रोवाइड्स करता है दैट चैप्टर 3 and in following section namely subsection 2, 3, 4 and 5 of section 8, मतलब section 8 का ये जो क्लॉज है, कौन कौन सा क्लॉज, 2, 3, 4 and 5, and section 9, section 49, 50, 52 and so on, ऐसे करते करते यहाँ तक, and subsection 7 and subsection 8 of 127 का, और ये जो सेक्शन कहते आ रहा है इन सब का। ये क्या कह रहा है, द वर्ड ऑफेंस मीन्स अ थिंग पनिशेबल अंडर दिस संहिता और अंडर एनी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। मतलब ये जो सेक्शंस आपको बताए गए हैं, इन सेक्शन को छोड़ करके हर एक चीज का पनिशमेंट जो है वो बीएनएस में लिखी गई बातों के अनुसार ही होगा। ठीक है ना, तो एक्सेप्शन इतने सेक्शन हैं, आप देख सकते हैं। ठीक, एक्सेप्शन आपको पता होना चाहिए। अब जो है 2 क्लॉज 24 सब क्लॉज बी में प्रावधान है कि जो धारा 189 का सेक्शन सब क्लॉज 1 है और धारा जो 211, 212, 238, 239, 49, 53 और 29 की उपधारा में 29(1) के अपराध शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका वही अर्थ होगा जब विशेष कानून, मतलब इन सब सेक्शन पे क्या आएंगे, विशेष कानून यानी स्पेशल लॉ लगेंगे। स्पेशल लॉ के अकॉर्डिंग या लोकल लॉ के अकॉर्डिंग इन सारे जो दोनों सब क्लॉज में आपने सेक्शन देखा ए में और बी में, इसमें स्पेशल लॉज और लोकल लॉज के अकॉर्डिंग जो है वो पनिशमेंट जो प्रिस्क्राइब होगा मिलेगा, ना कि बीएनएस के अकॉर्डिंग। और इनके अलावे जितने भी बचे बीएनएस में उन सब पे बीएनएस के प्रोविजन के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट जो बात आती है वो बात आती है पब्लिक सर्वेंट की, जिसको लोक सेवक हम बोलते हैं। लोक सेवक किस में डिफाइंड है, तो 2 क्लॉज 28 में। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, पब्लिक सर्वेंट जो 2 क्लॉज 28 में गिवन है, ये क्या कह रहा है, मीन्स अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन, मतलब अंतर्गत जो भी चीजें दी गई हैं आपके, ये नीचे जो भी दिया गया है वो पब्लिक सर्वेंट ही होता है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। कह रहा है कि एवरी कमीशन्ड ऑफिसर इन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, मतलब
नौसेना, वायुसेना या सेना में प्रत्येक जो भी कमिश्नर अधिकारी होते हैं वो सब पब्लिक सर्वेंट होते हैं। ओके, इनको आप पब्लिक सर्वेंट बोल सकते हैं, इसमें कहीं से डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, एवरी जज इंक्लूडिंग एनी एम्पावर्ड। अब देखो कोई भी जज जो है वो भी पब्लिक सर्वेंट है, मतलब आप जज बनोगे तो भी आप पब्लिक सर्वेंट कहलाओगे। एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट इंक्लूडिंग लिक्विडेटर, रिसीवर, कमिश्नर, सच ऑफिसर। अब ऐसे कोई भी ऑफिसर, कोर्ट के ऑफिसर जो कोर्ट की सहायता करने में लगे हुए हैं या कोर्ट के कार्यों को डिस्पोज कराने में लगे हुए या कोर्ट में कोर्ट के कामों के अंतर्गत इन्वेस्टिगेट करने में लगे हैं, मतलब पुलिस ऑफिसर, ये सारे लोग जो हैं वो जो कोर्ट की सहायता करते हैं केस के डिस्पोजल के लिए, वो सभी लोग भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। इसको एक एक करके आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डी। डी क्या है कि एवरी असेसर और मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग द कोर्ट और पब्लिक सर्वेंट, मतलब किसी न्यायालय या लोक सेवा की सहायता करने वाला, मूल्यांकन करता, कोई भी पंचायत सदस्य जो कोर्ट का सहायता करता है, ठीक है ना, किसी भी केस को जांचने में या किसी भी केस को रिजॉल्व करने में अगर कोई पंचायत का सदस्य सहायता करता है तो वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाता है। नेक्स्ट, ई, एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन to whom any cause or matter has been referred for decision or report by court or any other competent to public। है तो कह रहा है कोई भी मध्यस्थता करने वाला इंसान, किसी भी रिपोर्ट को लगाना है, कोर्ट को रिपोर्ट लगाना है, उसमें अगर कोई मध्यस्थता कर रहा है, मतलब मीडिएटर, आप समझ लो बस, मीडिएटर भी जो है कोर्ट के कामों में को रिजॉल्व करने के लिए सहायता कर रहा है, तो वो भी जो है पब्लिक सर्वेंट कहलाता है। नेक्स्ट, every person who hold the office, क्या कह रहा है, every person who hold the office by virtue which he is empowered to place। अब क्या कह रहा है कि देखिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कोई भी कन्फाइनमेंट, अब यहाँ देखते हो जेलर वगैरह जानते हो ना, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कन्फाइनमेंट को की देख रेख करने के लिए रखा हुआ है, मतलब कारावास में देख रेख करने के लिए या कारावास का मैनेजमेंट संभालने के लिए उसको रखा गया है, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाता है। जैसे आप जेलर वगैरह की बात जानते होंगे, ठीक है, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट है। नेक्स्ट कह रहा है कि एवरी ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट whose ड्यूटी, जिसकी ड्यूटी क्या है, सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंस, ऑफेंस को प्रिवेंट करना, और टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस, टू ब्रिंग ऑफेंडर टू जस्टिस एंड प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और कन्वीनियंस। पुलिस से ले सकते हैं, कह रहे हैं कि सरकार का प्रत्येक अधिकारी जिसका कर्तव्य है कि वो लोगों के सार्वजनिक स्वास्थ्य को मेंटेन करे, सुरक्षा करे या सुविधा या रक्षा बनाकर रखे या अपराधों को रोके, अपराधों की जानकारी दे, वो भी हर एक पर्सन जो ऐसा काम करेगा वो भी सरकारी बाबू जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर सरकार के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति काम कर रहा है जो अपराधों को रोकने के लिए, अपराधों को निपटारा करने के लिए काम कर रहा है, वो भी पब्लिक सर्वेंट में आता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है कि एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव और कीप, एक्सपांड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। कह रहा है कि ऐसा प्रत्येक अधिकारी, हिंदी में देख लीजिए आप लोग भाई, कह रहा है कि ऐसा प्रत्येक अधिकारी जिसका कर्तव्य है ऐसे अधिकारी के रूप में सरकार की ओर से किसी संपत्ति को लेना या प्राप्त करना या रखना या खर्च करना, या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, मूल्यांकन या अनुबंध, मतलब सरकार के बिहाफ पे कोई भी लाइबिलिटीज अगर कोई भी पर्सन ले रहा है जो ऑथराइज्ड है उस काम को करने के लिए सरकार के बिहाफ पे, तो वो भी पर्सन क्या कहलाता है, तो एक पब्लिक सर्वेंट कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है किसी गांव, कस्बे या जिले के लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कोई दस्तावेज बनाना या प्रमाणित करना या रखना। गांव का अगर कोई दस्तावेज बनाना है या प्रमाणित करना है तो वो सारी चीजों को रखने वाला भी व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट कहलाता है, जो किसके बिहाफ पे काम कर रहा है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि एवरी पर्सन हु होल्ड ऑफिस
who hold any office by virtue is empowered to prepare, publish और maintain received electoral roll। मतलब इसके कह रहा है कि जो इलेक्शन कराने वाली अथॉरिटी होती है, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर वगैरह हो गए, या स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हो गया, या कमीशन हो गया, उसके जितने भी मेंबर्स होंगे जो इलेक्शन कराने के लिए दायित्व रखते हैं, अपना लायबिलिटी होती है उनकी, वो भी क्या कहलाते हैं, पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। और एवरी पर्सन क्या कह रहा है कि जो कह रहा है कि सरकार की सेवा या वेतन में सरकार द्वारा किसी सार्वजनिक कर्तव्य का निष्पादन के लिए फीस या कमीशन पारिश्रमिक, मतलब सरकार के अंडर अगर कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है और सरकार से पारिश्रमिक पा रहा है, वो भत्ता सैलरी पा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, पब्लिक सर्वेंट ही कहलाएगा। तो इस तरह आपने पूरा पब्लिक सर्वेंट का लिस्ट एक देख लिया। ठीक, अब जो है हमारे, अब देखिए कुछ केस है और कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है उस केस की, जरा हम देख लेते हैं। फॉलोइंग पर्सन आर हेल्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट। अब इन लोगों को हम लोग पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, जैसे म्युनिसिपल कमिश्नर होते हैं, अ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी, रजिस्टर्ड सोसाइटी के अगर एग्जीक्यूटिव कमिटी का कोई मेंबर है रजिस्टर्ड सोसाइटी का, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट, एम्प्लॉय ऑफ नेशनल बैंक। अब जैसे नेशनल बैंक होते हैं, एसबीआई है, पीएनपी है, सब नेशनल बैंक्स है। नेशनल बैंक में काम कर रहे हैं हर एक व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट कंसीडर करे जाते हैं। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड मिनिस्टर्स। ये किस केस में बोला गया, तो एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1779 के केस में ये बोला गया कि जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं ऑफ द स्टेट और उनके साथ जो भी मिनिस्टर हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट कंसीडर होंगे। नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ, जो फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन होते हैं वो भी क्या होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं। ओके, चलिए, ये खालिस ऑफ रेलवे कैरेज सेक्शन है, इसमें विलेज कोरवाल मतलब कि एम्प्लॉय ऑफ लोकल बॉडी कॉर्पोरेशन, ये भी सब क्या होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं। नोट करने वाली बात यहाँ पे है, और वो बात क्या है कि फॉलोइंग पर्सन आर नॉट हेल्ड टू बी लाइबल फॉर पब्लिक सर्वेंट। इनको पब्लिक सर्वेंट नहीं समझा जाएगा। जैसे असिस्टेंट सिविल इंजीनियर एम्प्लॉयड इन कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर कोई व्यक्ति असिस्टेंट सिविल इंजीनियर है तो उसको पब्लिक सर्वेंट नहीं समझा जाएगा, नहीं कंसीडर किया जाता है। एग्जामिनर, यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एग्जामिनर अपॉइंट करे जाते हैं ना, वो भी पब्लिक सर्वेंट नहीं होते। और जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये आरएस नायक वर्सेस एआर अरुणले के केस में ये बोला गया 1984 में कि जो एमएलए हैं वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई भी जो मेंबर है वो क्या नहीं है, पब्लिक सर्वेंट नहीं है। यहाँ पे आपको बता दिया गया। फिर नेक्स्ट जो आपका डेफिनेशन है, तो पब्लिक सर्वेंट में आप पढ़ रहे थे, रीजन टू बिलीव नहीं आपसे पूछा जाता है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी आपसे पूछा जाता है 2 क्लॉज 31। तो मूल्यवान सुरक्षा या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी मींस और डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट which is or purport to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted or extinguished or released, or whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has not a certain legal right। कह रहा है कि ऐसा कोई भी दस्तावेज वैल्यूएबल सिक्योरिटी है जिसको आधिकारिक रूप से उसको कानूनी अधिकार दिया जाता है या विस्तारित या ट्रांसफर किया जाता है या समाप्त करने के लिए ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, वो सभी डॉक्यूमेंट वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आती है जिसकी खुद की अपनी लीगल लायबिलिटी हो। इतना याद रखिएगा कि अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 31 ऐसी कोई भी संपत्ति वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाएगी जिसकी खुद की अपनी लीगल लायबिलिटी है। ठीक है ना। 2 क्लॉज 33 क्या बात करता है, वॉलेंटरली, मतलब स्वेच्छा से। कोई भी व्यक्ति अपने स्वेच्छा से अगर काम करता है, ये सब जान समझ के बूझ के काम करता है कि जो मैं काम कर रहा हूं उसका क्या परिणाम, क्या कॉन्सिक्वेंस होने वाला है, तो उसको स्वेच्छा से किया गया काम कहते हैं। जरा देख लेते हैं। अ पर्सन इज सेड टू बी कॉज एन इफेक्ट ऑफ वॉलेंटरली व्हेन ही कॉजेज इट by means whereby intended to cause
or by means which at the time employing these means he knew had reason to believe is likely to cause it। अब कोई भी काम स्वेच्छा से काम किया गया तब समझा जाएगा जब उसको रीजन टू बिलीव हो कि ये काम करने का क्या परिणाम हो सकता है या इससे किस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, रॉन्गफुल गेन पूछता है आपसे, रॉन्गफुल हानि पूछता है, तो इसका पहले ही मैंने बता दिया गया कि गलत तरीके से अगर आपको गेन हो रहा है, किसी को लॉस करके अगर गलत तरीके से आपको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो दैट इज नोन एज रॉन्गफुल गेन। मतलब उस गेन के लिए आप लीगली एंटाइटल्ड नहीं थे, उसके बावजूद आपको गेन हुआ। रॉन्गफुल लॉस मतलब ऐसी चीज के लिए जिसके लिए आप लीगली एंटाइटल्ड थे, उसके बावजूद आपको उसका लॉस हो गया, तो 2 क्लॉज 37 में वो रॉन्गफुल लॉस कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो है कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको आप लोग देख सकते हैं, और जो चेंजेस इंट्रोड्यूस करे गए हैं वो आप देख सकते हैं, क्या क्या इंट्रोड्यूस किए गए हैं चेंजेस। चलिए एक क्विक गो थ्रू हम कर लेते हैं। जैसे न्यू डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड जो है वो ऐड करी गई है, ठीक है ना। 2 क्लॉज 5 ऑफ बीएनएस इसको कॉरस्पॉन्ड किया गया है 20 क्लॉज से, ठीक। फिर 2 क्लॉज 8 जो है इसको कॉरस्पॉन्ड या चेंज किया गया सेक्शन 29 से, और इसमें डेफिनेशन में इंक्लूड हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल रिकॉर्ड। पहले इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स में नहीं आते थे। फिर 2 क्लॉज 10 बीएनएस का क्या बोलता है, ये कॉरस्पॉन्ड 8 सेक्शन 8, पहले जो सेक्शन 8 था अब वो 2 क्लॉज 10 है, और ये नाउ डेफिनेशन ऑफ जेंडर, जेंडर की डेफिनेशन जो है एक्सप्रेस्ड करी गई है, और इसमें ट्रांसजेंडर शब्द जो है वो जोड़ा गया है। नेक्स्ट जो 2 क्लॉज 20 है इसको कॉरस्पॉन्ड किया गया है या चेंज करा गया है सेक्शन 2 क्लॉज 20 को 49 से, और पहले ईयर मंथ वाज टू बी ब्रिटिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग था, अब इसमें ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग करा गया है। फिर 2 क्लॉज 21 अब जो है, पहले वो सेक्शन 22 हुआ करता था आईपीसी में, और इसमें डेफिनेशन हैज ओमिटेड वर्ड आर इंटेंडेड टू इंक्लूड ए कॉर्पोरियल, तो ओमिटेड की जगह कॉर्पोरियल करी गई है, ठीक है। और नाउ मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वेदर कॉर्पोरियल। पहले इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी के बारे में ही बात करी जाती थी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम लोग छू सके, ठीक है ना, लेकिन अब कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल दोनों प्रॉपर्टी को इंक्लूड करा गया है इसमें, ठीक। 2 क्लॉज 28 क्या कह रहा है कि इसको 21 ऑफ आईपीसी से चेंज करा गया, रिप्लेस करा गया है, ठीक है। लोकल अथॉरिटी, the term local authority defined referring section 31 clause 3 of general clause act and section 245 of companies act reference to the juryman has been omitted from the definition। अब juryman पहले यूज होता था सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी में, लेकिन सेक्शन 2 क्लॉज 21 जो रिप्लेस करके आया है 21 ऑफ आईपीसी के, उसमें जूरी शब्द का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया गया, ठीक है ना। तो इस तरह हमारा जो सेक्शन 1 था और सेक्शन 2 था, सेक्शन 1 एक्सटेंट और कमिटमेंट का था, सेक्शन 2 जो डेफिनेशन का था वो हमारा कंप्लीट होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन आने वाला है वो है सेक्शन 3 जो बात करता है जनरल एक्सप्लेनेशन, मतलब कुछ सामान्य स्पष्टीकरण दिए गए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए भाई कि सेक्शन 3 क्लॉज 1 इस संहिता में प्रावधान है कि किसी अपराध की प्रत्येक परिभाषा, प्रत्येक दंडात्मक प्रावधान और प्रत्येक ऐसी परिभाषा या दंडात्मक प्रावधान का प्रत्येक चित्रण सामान्य अपवाद नामक अध्याय में निहित अपवादों के अभिन्न समझा जाएगा। हालांकि उन अपवादों को ऐसे में दोहराया नहीं जाता। अब यहाँ पे देखो, अभी तो आप जनरल एक्सप्लेनेशन सामान्य स्पष्टीकरण पढ़ रहे हो ना, इसके बाद आप जनरल एक्सेप्शन पढ़ोगे जिसमें प्राइवेट डिफेंस वाली सारी बातें आती हैं, ठीक है ना, वो भी सब बातें इंक्लूड होती है। तो इसमें ये कहा गया है कि कोई भी परिभाषा जो ऊपर दी गई है या अभी तक आप पढ़ते आए हो उसको वैसे ही समझा जाएगा, लेकिन किन केसेस में इसका एक्सेप्शन दे दिया जाएगा, जनरल एक्सेप्शन के केसेस में, ठीक। अब यहाँ 3 क्लॉज 2 क्या कह रहा है,
कि यह प्रावधान इस संहिता के किसी भी भाग में जो अभिव्यक्ति समझाई गई है उसका उपयोग इस संहिता के प्रत्येक भाग में स्पष्टीकरण के अनुपयोग के लिए किया गया है। मतलब सेक्शन 3 में जो भी किसी भी चीज पे अगर एक्सप्लेनेशन दिया गया है तो इस बीएनएस में आने वाले किसी भी प्रोविजन में आप इसी स्पष्टीकरण का प्रयोग करेंगे, इसी एक्सप्लेनेशन का प्रयोग करेंगे या इसी सेम तरीके से जो है वो समझेंगे। अब इसी तरह सेक्शन, हाँ, अब जब तक कि कुछ इसका विरोधाभास 3 क्लॉज 4 ये कह रहा है कि जब तक कि कुछ ऐसा बीएनएस का विरोधाभास किसी रूल से किसी लॉ से ना आ जाए तब तक हम बीएनएस के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। ठीक है। 3 क्लॉज 5 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टार, जो बात करता है जॉइंट लायबिलिटी के बारे में, मतलब संयुक्त दायित्व का सिद्धांत इसको कहते हैं। क्या बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग कॉमन इंटेंशन पहले बोलते थे। ठीक है ना, उसी पहले हम लोग कॉमन इंटेंशन सेक्शन 49 में पढ़ते थे, अब वही सेक्शन 35 में, ठीक है ना, 34 या 35 में था। ठीक है, अभी इसको देख लिया जाएगा। पहले आप पढ़ते थे इसको कॉमन इंटेंशन 3 क्लॉज 5, अब वो हो गया है 3 क्लॉज 5 प्रोवाइड दैट व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट is done by several person in furtherance of common intention, मैंने बोला ना common intention के बारे में, each of such person is liable for that and in the same manner if it were done by him alone। अच्छा देखिए, कोई भी पर्सन जैसे होता है ना 4 या 5 लोग मिलके, 2 या 3 लोग मिलकर के कोई भी ऐसा प्लानिंग करते हैं कि ये काम हम लोग करेंगे, ठीक है ना, उस काम को करते समय मान लो कि 3 व्यक्ति ने वो किया कि हम लोग जाएंगे उनके घर में, चोरी वोरी करेंगे, लूटपाट के चले आएंगे, लूटपाट करके चले आएंगे, लेकिन उसमें से कोई एक व्यक्ति उस घर के मालिक से या उस घर के किसी भी सदस्य से हाथापाई हो जाती है और उसकी, और उसमें क्या कर देता है वो चोर, उसको जो चाकू है वो स्टैब कर देता है, उसको चाकू मार देता है। हालांकि वो लोग गए थे 3 लोग चोरी करने, लेकिन उसमें से कोई एक जो है उस कॉमन फर्दरेंस को फुलफिल करवाते समय ही या कॉमन फर्दरेंस में जो चीज डिसाइड हुई थी उसको करते समय ही उसने कोई और एक एक्ट कर दिया नया जो ऑलरेडी डिसाइड नहीं था, तो वो चीज के लिए कौन पनिशेबल होगा, वो चीज के लिए वो व्यक्ति भी पनिशेबल होगा, और वो चीज के लिए अलग व्यक्ति जो 2 और थे जो खड़े थे या फिर चोरी कर रहे थे उस समय, वो भी उसी चीज से पनिशेबल होंगे जैसा कि उसका जो साथी है पनिशेबल हो रहा है। ठीक है ना, मतलब मर्डर का चार्ज तीनों पे लग जाएगा। अब यहाँ देखो कह रहा है हिंदी में 3 क्लॉज 5 का प्रावधान है कि जब कोई आपराधिक कृत्य किया जाता है, एक्ट किया जाता है, तो सभी के सामान्य इरादे को अगर आगे बढ़ाने के लिए कई व्यक्ति द्वारा किया गया है, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार से उत्तरदायी है जैसे कि वह कार्य अकेले उसके द्वारा ही किया गया है। तो उसमें ये कोई नहीं बोलेगा कि उसने तो अपना अलग काम किया है, मैं क्यों ये झेलूं, नहीं। आप अगर कॉमन फर्दरेंस के लिए काम कर रहे हो और उसके कॉन्टिन्यूएंस में ही कोई आपका साथी अगर कोई और भी ऑफेंस कर देता है उसके अलावे जो पहले ही से ही प्लॉटेड थी, तो उस चीज के लिए भी आपको कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ेगा जो आपके साथी ने करा है। ठीक है ना, इसी को कहते हैं जॉइंट लायबिलिटी। बरिंदर शाह घोष का केस है, इसमें आपको जो देखने को मिलेगा। ठीक है ना, महबूब शाह वर्सेस एम्परर का भी केस है और इस पे बरिंदर कुमार घोष का भी केस है जिसको पोस्ट ऑफिस केस भी कहते हैं, उसमें ये बातें आपको समझ में आएंगी। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आई होप ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये पूरी जो सीरीज चल रही है आपकी यूट्यूब पे टारगेट गुरुकुल द्वारा जो चलाई जा रही है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले और उससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।